together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है एक मुलाकात. आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमर आजमी. एक मुलाकात के इस नए एपिसोड में आप तमाम का खैर मकदम है. दोस्तों, इस एपिसोड में हम आज ऐसे फिल्म मेकर से मुलाकात कर रहे हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, नज़रियात बदलती हैं और गहरे असर छोड़ जाती हैं. ये हैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, एक टेडेक्स स्पीकर और एक बेबाक आवाज़ जो डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए अहम मवाद सामने लाती हैं. चाहे वो तारीख का आंखों देखा हाल हो 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज में, या एक शख्सियत की जहनी और जिस्मानी जंग व्हाट इफ आई टेल यू में. उनकी कहानियाँ सिर्फ देखने वाले नहीं, महसूस करने वाली होती हैं. 15 साल से मीडिया और फिल्म मेकिंग की दुनिया में उनका नाम नेशनल ज्योग्राफिक और फॉक्स हिस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा है और उनकी लिखी स्क्रिप्ट्स न्यूयॉर्क से कोलकाता तक मकबूल हुई हैं. एक कैंसर सर्वाइवर, एक तब्दीली लाने वाली शख्सियत और एक बेमिसाल कहानी को उनका सफ़र वाकई इल्हामी है. तो चलिए टीना कौर पसरीचा की दुनिया में झांकते हैं, उनकी कहानियाँ, उनके तजुर्बात और उनके जज्बे का एहसास करते हैं. Tina ji, a very warm welcome to you to Radio Manu Studio and I'm really gladly welcome you. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया. ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप बात करना चाह रहे हैं. So let's just first get into the first question. जी. आपका फिल्म मेकिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? What made you lean into film making and किस तरह से? देखिए, आपको जान के हैरानगी होगी कि मैं हूँ तो मैं सरदारनी पंजाबी बट जो मेरी पैदाइश है वो अजमेर शरीफ की है. तो जो मेरे दादाजी और नाना जी थे वो लोग गुजरावाला पाकिस्तान से यहाँ आए थे और जो है मैं वहीं पे बड़ी हुई. सेंट मेरीज कॉन्वेंट में स्टडी किया और मतलब हम बहुत मिक्स माहौल था उस टाइम पे. तो ऐसा कोई सोचते ही नहीं थे कि मतलब क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी मुस्लिम थे और हिंदूज भी थे. तो हम लोग हर ईद की सेवैयाँ भी खाते थे और एकादशी भी बनाते थे और सब कुछ हम लोगों ने एक साथ किया और जीसस क्राइस्ट को मतलब प्रेयर भी इक्वल किया. तो इन सब से गुजरते हुए ना मतलब बहुत प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर था. खैर मतलब एक मैंने फिल्म देखी थी पहले, तो एक डॉक्यूमेंट्री थी माइनिंग के ऊपर. तो उसने मेरे ऊपर बहुत असर छोड़ा बिकॉज वो मैंने देखा कि वो जो बच्चे हैं जब उनको ना बहुत गलत असर होता है माइनिंग से. तो जब मैंने तो आई थिंक एज अ टीनेजर जब मैंने देखी होगी वो फिल्म तो मेरे ऊपर बहुत असर हुआ उसका. उनका ये कितनी अच्छी चीज़ जो दिखा रहे हैं, हमको कभी पता ही नहीं था कि माइनिंग से ऐसा भी होता है. तो उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए और लेकिन उस टाइम पे इतना अवेयरनेस ही नहीं थी कि होती क्या है फिल्म मेकिंग, करना कैसे है या किस तरह से.
तो फिर जो ये मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने इंजीनियरिंग की और तब तक तो मतलब ऐसा कोई खा भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, जहन में कहीं पे होगा कुछ बात, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात आए पर्सनल लेवल पे जो कि बहुत ही मुश्किल थे, और उनको देखते हुए जो मतलब एक जो है ना मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, और वो ये था कि मैं सबकी सुनती थी घर में, है ना, बहुत अच्छी बच्चियां होती है ना जो सबकी सुनती है, मेरी सुनने का वक्त है। हाँ, तो मुझे लगा कि मतलब लेकिन मुझे जो कहना चाहिए ना, मुझे लगता है कि मुझे अपने मन की करनी चाहिए। एंड इतनी पढ़ाई करके फिर वो सब मैं मतलब अगर अपना ही वजूद हमने हासिल नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब है इतने सारे इल्म का। तो फिर वो सबसे वहाँ से जो है मैंने बीज को थोड़ा पानी देना शुरू किया, समझा कि किस डायरेक्शन में जाना है, थोड़ा अंदर भी बहुत झांका और बहुत अपने आप के साथ में बैठी और इनर वर्क किया और समझा कि मेरा पर्पस क्या है सबसे पहले तो दुनिया में, तो मुझे करना क्या है, मुझे क्यों करना है जो करना है। फिर यही सबसे बड़ी बहुत ही नेचुरल सी चीज़ आ रही थी जिसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन आई वाज लाइक कि नहीं, जो मुझे मन में हो रहा है मैं वही करूँगी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। तो मैंने बहुत बगावत की घर से और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नाराज़ थे, लेकिन ठीक है, मतलब वो थोड़ी नाराज़गी रही और वो सहनी भी बहुत मुश्किल थी, और अपने पैरों पे खड़ी रही और बहुत मेहनत की, कॉल सेंटर में वर्क भी किया इंजीनियरिंग की इस पढ़ाई के बाद। तो क्योंकि वो रात में होता था, तो उससे पैसे भी मिलते थे, और दिन में मैं अपनी मतलब मीडिया की स्टडीज़ कर सकती थी, तो मैं एज ए रिसर्चर भी वर्क कर रही थी उस टाइम पे। तो लेकिन वो मुझे लगता है बहुत अच्छा था, बिकॉज यू नो वो इतना हार्ड टाइम है ना, वो आपको सिखाता है, वो जो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। तो बस वहीं से फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वहीं से मतलब पहले तो स्टडी किया, सब कुछ करने के बाद बहुत स्ट्रगल था दिल्ली के अंदर इस चीज़ को लेके, और कुछ मेरे हालात भी ऐसे थे कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। और आपको पता है कि आई थिंक आज से 10 साल पहले, मतलब इतना कुछ 10-15 साल पहले फिल्म की पढ़ाई आपने दिल्ली में की मैंने। तो उसके और उस टाइम बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे कि बहुत बड़े फिल्म स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि मम्मी पापा बोले थे शादी करनी है, और मेरे पास 1 ही साल था जो भी करना है उसके लिए। तो फिर जो है भारतीय विद्या भवन सामने आया, और फिर वहाँ पे मैंने स्टडी किया पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन। बट फिर ये था कि फिर उसको वो सब करते हुए, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, जो ज़्यादा फैमिली में थी और है ना, तो वो सब करते हुए मैं बॉम्बे आई। तो यहाँ पे आके मेरी मुलाकात श्री राम राघवन सर से हुई। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये कुछ कहानियाँ हैं मेरी और मैं इनके ऊपर फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो मुझे राइटिंग सब सीखना है। इसे FTI चले जाओ। मैंने कहा सर टाइम नहीं है, पेरेंट्स मतलब ऐसा नहीं कर पाऊंगी, और घर के हालात नहीं है, पैसे मुझे कमाने हैं। तो फिर बोले कि एक काम करो, तुम ना फेलोशिप के लिए अप्लाई करो। तो फिर जो है उन्होंने मुझे एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क का फेलोशिप बताया। अच्छा, उसके लिए भी वहाँ तक भी पहुँचने के लिए एक अच्छी एप्लीकेशन लिखने के लिए मतलब था कि 90% ऑफ द फिल्म आपको आनी चाहिए, स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की और छोटे कोर्सेज भी किए और अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी, और 2 साल तो मैं रिजेक्ट हो गई, फेलियर हुई। 3rd जो है ईयर में फिर मुझे जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मेरी स्क्रीन प्ले जो 84 के ऊपर ही था वो स्क्रीन प्ले, उसके ऊपर उन्होंने फिर फीडबैक वगैरह दिया। पूरे 1 साल की वो मतलब इट्स लाइक स्क्रीन प्ले स्कूल, तो उसके ऊपर काम किया। और इसके साथ साथ ये पैरेलल टाइम चल रहा है, इसके साथ साथ मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रही थी। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और वो सिद्धार्थ काक साहब ने प्रोड्यूस की थी, तो मैं डायरेक्टर राइटर थी उस पर। तो वो उस टाइम में नेशनल ज्योग्राफिक में गई, और साथ में मैं ये अपना स्क्रीन प्ले राइटिंग का सफ़र मैंने जारी रखा। तो ये फिर उस टाइम पे 84 की फिल्म भी स्टार्ट हो गया था। उसको बनने में जो है 5 साल लगे फिल्म को, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज यू नो मतलब पॉलिटिकली एडवर्स फोर्सेस। आपने खूब कहा कि मतलब आपने पूरे बचपन में अपनी बड़ों की बातें सुनी और किस तरह से उसको आपने तब्दील किया कि अब बस हुआ, अब मुझे अपनी बात कहनी है। सो आप जैसे बोल रही हैं 84 का, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 84 ओनली कि थोड़ा सा आप अपनी फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री है 1984 व्हेन द सन डिडंट राइज, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, तो ये जो फिल्म है, ये जैसे मैं इसी बात को जारी रखते हुए बताती हूँ कि क्या था ना, मेरे अंदर सवाल ये था कि अगर इतना पढ़ने के बाद मेरे लिए बॉम्बे जैसे शहर में इतनी मुश्किलें हैं, तो उन लोगों का क्या हुआ जो इतने साल पहले
है ना, और वो उस टाइम पे तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। उनका क्या हुआ, जो मतलब रिच नहीं थे, जो मिडिल क्लास से भी नहीं थे, जिनके पास तो इल्म भी नहीं था, है ना, तो उनका क्या हुआ रहेगा, और उनके हस्बैंड्स बच्चे सब चले गए, तो वो औरतों का क्या हुआ। तो ऐसे मेरे बहुत नेचुरली एक सवाल आ रहा था, एंड वही एक कनेक्शन था कि जो जैसे कहते हैं ना कि दर्द का जो रिश्ता होता है, तो एक वही एक रिश्ता था जिसको मैं फॉलो करते हुए दिल्ली पहुंची। और फिर जो है मतलब उन तक पहुंचने का भी एक सफ़र था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, और जाऊंगी तो इतने सारे लोगों से मिलना है। फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत बहुत अच्छे, बहुत काइंड लोग मिले, जिन्होंने इस सफ़र को मतलब जो है ना एक्चुअलाइज करने में, रियलाइज करवाने में आपकी मदद। हाँ, और इनमें 2 लोग ज़्यादा तत्पर थे, बाकी तो मतलब नहीं पॉसिबल था, क्योंकि पहले फिल्म का सवाल बहुत अलग था कि जस्टिस क्यों नहीं हुआ और ऐसे वैसे। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, और वो इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और उस टाइम पे सज्जन कुमार का ट्रायल भी चल रहा था, तो वो सब भी था, तो बहुत मुश्किल था उन लोगों तक भी पहुंचना कि किस तरह से है। तो लेकिन खैर करते करते जो है फिल्म फेस्टिवल्स में अप्लाई की, और डॉक वॉक में अप्लाई की, डॉक एज कोलकाता में ट्रेलर अप्लाई किया। सब लोगों ने उसको देखा, सराहा, रोए भी उसके साथ, और फिर उन्होंने लेकिन मुझे थोड़े थोड़े रास्ते दिखाए। इट वॉज नॉट लाइक कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। दे सेड कि सच अ सब्जेक्ट विच इज ओनली टू योर कल्चर, आपके कल्चर की बात है ना, तो वो एक सीमित है एक ऑडियंस को लेकर। तो वो फिर इसलिए उन्होंने बताया कि भाई आप ही इसके ऊपर मेहनत करो, करते जाओ, रुको मत। तो वो भी मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे कुछ मैं लर्न कर रही थी कि फिल्म मेकिंग वर्ल्ड में भी किसी मुद्दे को देखने का तरीका क्या होता है, जो बहुत डिफिकल्ट है। तो खैर वो सब चीज़ें लर्न की करती है, मतलब मैं रुकी नहीं। कहना कि एक फेस्टिवल में मेरी फर्स्ट फिल्म दिखा रहे थे न्यूयॉर्क में, तो कुछ फ्रेंड्स थे, और जिन्होंने खाली फिल्म के लिए मुझे सपोर्ट किया, वो बोले कि तुम हमारी बहन जैसी हो, तुम वॉशिंगटन आ जाओ। तो वो वॉशिंगटन लेके गए, और फिर उन्होंने थोड़ा क्राउड फंडिंग की फिल्म, इनका मैं तो पैसे नहीं मांग सकती, तो बहुत शर्म आती है। तो उन्होंने बोला तुम रहने दो, हम मांगते हैं। तो उन्होंने पैसे मतलब क्राउड फंडिंग करके हाँ एक छोटा सा मुझे ग्रांट दिया। उससे मतलब जो है मैंने अपना इक्विपमेंट लिया, और इक्विपमेंट से मैंने ये सब करना स्टार्ट किया। तो सो दैट वाज द ओनली वे यू नो आई कुड डू दिस। आई मीन इफ यू हैव पैशन टू परस्यू योर ड्रीम्स, देन मतलब आई थिंक the world aligns itself to make it come true. हाँ, I think, और वो हरी मतलब सब भी I'm really sorry, I'm going to stop you here. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे, हाजिर होंगे आपके साथ, गुफ्तगू जारी रहेगी ऑन रेडियो मानू 90.0 FM. You are listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। एक छोटा सा दरवाजा, उसके सामने एक शख्स खड़ा है। दरवाजे के पीछे कुछ ऐसी चीज है जिसे महफूज रखना जरूरी है। ना पासवर्ड है, ना फिंगरप्रिंट स्कैनर, ना सीसीटीवी, सिर्फ एक ताला। लेकिन सवाल यह है, इंसान ने पहली बार अपनी चीजों को महफूज रखने के लिए ताला कब बनाया और चाबी का ख्याल कहां से आया? आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में लॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लॉक्स की हिस्ट्री इंसानी सिविलाइजेशन के उन्हीं इब्तिदाई दिनों तक पहुंचती है जब लोगों ने अपने घरों, अनाज के गोदामों और कीमती सामान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी का कोई जरिया ढूंढना शुरू किया। दुनिया के सबसे पुराने मालूम लॉक्स में से एक एंशिएंट इजिप्ट से मिला है। ये वुडन पिन टम्बलर लॉक था जो लगभग 4000 साल पहले इस्तेमाल होता था। इस लॉक का मैकेनिज्म हैरत अंगेज तौर पर आज के कुछ लॉक्स के बेसिक प्रिंसिपल से मिलता जुलता था।
इसमें एक वुडन बोल्ट होता था जो दरवाजे को बंद करता था। बोल्ट के अंदर वुडन पिन्स होते थे और एक खास शेप की वुडन की इन पिन्स को उठाकर बोल्ट को रिलीज कर देती थी। यानी की और लॉक का बेसिक आइडिया हजारों साल पुराना है। एंशिएंट इजिप्शियंस के बाद ग्रीक्स और रोमन्स ने लॉक्स को और डेवलप किया। रोमन्स ने मेटल लॉक्स और कीज का इस्तेमाल शुरू किया और लॉक्स को छोटा और ज्यादा ड्यूरेबल बनाया। रोमन पीरियड की कई कीज आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में मिली हैं। कुछ कीज इतनी खूबसूरत डिजाइन की गई थीं कि वो सिर्फ सिक्योरिटी टूल नहीं बल्कि स्टेटस और वेल्थ की निशानी भी समझी जाती थी। फिर वक्त के साथ लॉक मेकिंग एक प्रॉपर क्राफ्ट बन गया। 18th और 19th सेंचुरीज में यूरोप में लॉक स्मिथिंग टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हुई। नए मैकेनिज्म्स डेवलप हुए और लॉक्स को तोड़ना मुश्किल बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स तैयार किए गए। लाइनस येल सीनियर और बाद में उनके बेटे लाइनस येल जूनियर ने 19th सेंचुरी में पिन टम्बलर लॉक टेक्नोलॉजी को डेवलप और पॉपुलराइज करने में अहम किरदार अदा किया। उनके डिजाइन्स ने मॉडर्न सिलेंडर लॉक्स की बुनियाद मजबूत की। आज ताले की दुनिया मैकेनिकल लॉक्स से बहुत आगे निकल चुकी है। अब हम कॉम्बिनेशन लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, मैग्नेटिक लॉक्स, स्मार्ट लॉक्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स तक पहुंच चुके हैं। लेकिन बुनियादी मकसद वही है जो हजारों साल पहले था। जो चीज महफूज रखनी है उस तक सिर्फ ऑथराइज्ड शख्स ही पहुंच सके। तो दोस्तों, लॉक सिर्फ एक ताला नहीं है, ये इंसान की सिक्योरिटी और प्राइवेसी की पुरानी जरूरत का जवाब है। एक वुडन लॉक और सिंपल सी वुडन की से शुरू हुआ ये सफर आज स्मार्ट लॉक्स और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी तक पहुंच चुका है। और शायद यही टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है। जरूरत पुरानी होती है लेकिन उसका हल वक्त के साथ बदलता रहता है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. Listening to एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM's टॉक शो। दोस्तों, वेलकम बैक ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। हम बात कर रहे हैं टीना कौर प्रशीषा जी से। तो चलिए मैम, आपके नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। among almost every women related issues, मतलब the society is not ready to accept those questions and the women are not ready to raise those answers. वो नहीं कह पाती, वो नहीं बात बोल पाती। So you being a breast cancer survivor, and hats off to you, so how do you believe storytelling can help break these barriers? ये जो झिझक है आगे बढ़ के बात करने की, अपनी बात बताने की, अपने इश्यूज को शेयर करने की, वो किस तरह से ये स्टोरी टेलिंग हेल्प करती है, एड करती है? एंड how does it help in early detection and support those who are already affected by it? Sure. तो आपके सवाल के अंदर ही मेरा आंसर है। क्योंकि आपने बोला कि हाँ, ऐसा होता है कि लोग बहुत झिझकते हैं। लोग क्या, लड़कियां, औरतें, फैमिली, सबको इतनी शर्म होती है इस बात के बारे में। तो मुझे लगा, जो मेरे साथ भी हुआ, कि बहुत शर्म थी इसको लेकर। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसी के ऊपर फिल्म बनानी है, बिकॉज इतनी शर्म और इतना स्टिग्मा है, और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर मुझे लगा, अगर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए तो जो है ना, एक तो आपका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर आपके रिकवरी के चांसेस भी इफेक्ट होते हैं अगर आप लेट स्टेज पे जाते हो। तो जितना जल्दी जाएंगे, जितना जल्दी डिटेक्ट होगा, उतना ट्रेडिशनल एलोपैथिक ट्रीटमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और वो करना ही चाहिए। तो वो मैंने भी किया, तो इसीलिए मुझे लगा कि फिल्म बनानी ज़रूरी है, और फिल्म इसी मुद्दे के ऊपर ही है। Did you face any challenges while making this film?
अरे चैलेंजेस से भरी कोई फिल्म है मुझे लगता है कि जितनी भी इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं इसमें तो सारे इंटरनल चैलेंजेस मेरे ही खुद के चैलेंजेस थे, अपनी खुद से लड़ाई। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी पे फिल्म बनाई है, तो वो जो एक बहुत फाइन थ्रेड होता है ना, वो जिसके ऊपर आप चल रहे हो कि आपका पर्सनल स्पेस भी इन्वेड ना हो और आपकी बात भी कहती जाए, और आप वो बात कहते हो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, है ना, वो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमको यूज कर लिया या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या फिर उनको जगह नहीं दी बात करने की, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी बैलेंस्ड वे। तो वो जो है करना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और स्पेशली द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। और उसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि कुछ चीज़ों से मैं इफेक्ट हो गई, तो मैं इतना इफेक्ट हो गई कि मुझे लगता है कि क्या है क्या है क्या है, अब मैं बोल नहीं सकती, या फिर बोल इन द सेंस कि मैं फिल्म पे तो नहीं बोलना चाह रही इतना ओपनली, यू नो, तो मैं उसको कैसे क्राफ्ट में यूज कर सकती हूँ उस बात को, वो मैं कर सकती हूँ। वैसा ही मैंने किया, इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी बननी, क्योंकि वो स्टोरी पहले तो मतलब इस सब बातों से एक स्टोरी निकालना बहुत मुश्किल है कि इन सब बातों की स्टोरी कैसे होगी, और स्टोरी है तो फिर देन यू नो लाइक किस तरह से उसको बताया जाए। हाँ, और वो बहुत एक फाइन क्राफ्ट है। रियली हैट्स ऑफ टू यू बिकॉज टू गो थ्रू दिस, आई मीन जो एक अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है एक छोटी सी चीज़ के लिए। जैसे अगर बच्चों को अगर बुखार चढ़ रहा है, उसमें भी अगर नेग्लिजेंस है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू फर्टिलिटी। सो मतलब अर्ली डिटेक्शन इन योर केस इन समथिंग लाइक ब्रेस्ट कैंसर, then it's really helpful, and hats off to you for making a film like this, ma'am. The next in line, the question is about women in Indian filmmaking. So changes take time and takes a lot of patience. So we did see Payal Kapadia winning the Cannes Grand Prix at the Cannes, and that's a very welcoming change. So the work that you do, what kind of challenges did you face as a woman, and how do you get more women into filmmaking? किस तरह से लाएं? एक तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत काम किया है, और मेरी एनवायरनमेंट में भी 3 फिल्में हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे। तो एक तो ये, हाँ, और दूसरा मुझे लगता है कि ना केवल विमेन, ऑफ कोर्स विमेन, बट हर वो इंसान जो कुछ कहना चाहता है, जिसके ऊपर एक कहानी है ना, जो ये बात कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहता है, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन। चाहे आप पेंटिंग के थ्रू करो, चाहे स्कल्पचर के थ्रू करो, चाहे मतलब पॉडकास्ट करो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, क्योंकि मुझे लगता है इन सब में सबसे डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव मीडियम फिल्म मेकिंग है। और सब चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि हम लोगों के पास फ़ोन है, बट फिर भी फिल्म मेकिंग सबसे डिफिकल्ट मीडियम है, और उसके अंदर भी डिफिकल्ट, उसमें कॉस्ट हो जाती है, तो इसलिए और ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है, एंड ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज पहले तो लर्न करना पड़ता है ना कि यूट्यूब वीडियो में और फिल्म में क्या फ़र्क है। बिल्कुल। और क्योंकि आर्ट ऑफ सिनेमा कहते हैं, तो क्यों है, तो क्योंकि एक बहुत फाइन लाइन है जिसके अंदर आप ना प्रीची ना होते हुए विजुअली उस चीज़ को दिखा रहे हो, तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अलावा तो फिर लोग हैं, आपको बहुत कुछ करना है उसको एक लेवल पे लाने के लिए। तो बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू लर्न and also to express their unique stories. True. Because the idea is to आपका जो experience है ना, आप उसको कैसे भी express करो. Expression is important. बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो mode of expression can change, but you need to learn to express it. Yeah, learn to express it. And also if you're doing a job or any work, whether it is घर का खाना बनाना या फिर कुछ बहुत ही commercial भी अगर आप कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी अपने अंदर का एक creative side को fuel करना चाहते हो, जिंदा रखना चाहते हो, तो लिखना चाहिए, यू नो, लिखना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि वो यू नो इट्स मतलब आपके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा आपने। आई थिंक वी नीड टू गो इनटू द ब्रेक, बट बिफोर दैट आई जस्ट हैव वन स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। वी नोन दैट यू आर अ TEDx स्पीकर, so tell us a little about that कि किस तरह से आप how do you motivate people to do what they do and मतलब to do what you do? ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सवाल है। मुझे नहीं लगता मैं बहुत कुछ हूँ, बट मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ अभी करना है। बिल्कुल करना है, दैट इज ट्रू।
तो मतलब आई एम वेरी हम्बल्ड कि यू नो TEDx के ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे अप्रोच किया और मुझे तो पता ही नहीं था क्या बोलना है। तो जो मेरे सर्कल में सबसे इंटेलिजेंट जिनको मैं मानती हूँ, मैंने उनको कॉल किया, उनका भाई मुझे ये करना है तो मैं क्या बोलूँ। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे ब्रेस्ट कैंसर से पहले की जर्नी है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था कि मतलब उसके अंदर मैंने जो बात की थी वो शायद आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। वो था कि हार्डशिप्स को कैसे एक अपॉर्चुनिटी बनाना लाइफ में। हर हार्डशिप को आपको जो भी मुश्किलात आते हैं उनको कन्वर्ट करना, उनसे लर्न करना, उनसे सीखना, उनको स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ना, उनको मोल्ड करके अपनी एडवांटेज के लिए यूज करना। हाँ, और उनको आगे बढ़ना। मुझे नहीं लगता अपनी एडवांटेज के लिए, मुझे लगता है दुनिया की एडवांटेज के लिए, ह्यूमैनिटी की एडवांटेज के लिए, लेकिन उसको लेकर आप आगे बढ़िए। यू नो, उसको ये मत सोचिए मैं रुक गया या रुक गई, वहीं से आगे आप अपना बिल्डिंग ब्लॉक बना के उसको आगे मूव करते रहिए। दोस्तों, यहाँ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब की एक बेमिसाल शायरा अदा जाफरी से। अदा जाफरी का असल नाम अजीज जहां था। उनका जन्म 1924 में बदायूं में हुआ था। उर्दू अदब की दुनिया में उन्हें उर्दू की पहली साहिबे दीवान शायरा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी दौर में अपनी पहचान बनाई जब शायरी की महफिलों पर अक्सर मर्दों का बोलबाला था। अदा जाफरी की शायरी में नज़ाकत भी है और मजबूती भी। उन्होंने औरत के जज्बात, मोहब्बत, तन्हाई, ख्वाब और समाजी मसाइल को बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपने अशार का हिस्सा बनाया। उनकी ज़बान साफ, पुरअसर और दिल को छू लेने वाली है। सुनिए उनका एक मशहूर शेर, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरी इल्जाम ही आए। और एक और खूबसूरत शेर, घर का रास्ता भी मिला था शायद, राह में संगे वफा था शायद। अदा जाफरी के अहम मजमुओं में मैं साज ढूंढती रही, शहरी दर्द और हरफे आशना खास तौर पर याद किए जाते हैं। उर्दू अदब में अदा जाफरी का मकाम बहुत बुलंद है। उनकी शायरी आज भी हमें एहसास, फिक्र और हौसले की रोशनी देती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अदबी शख्सियत के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थी अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं एक मुलाकात, रेडियो मानू 90.0 FM का टॉक शो। दोस्तों वेलकम बैक।
हम बात कर रहे हैं टीना कौर प्रशीचा मैम से, जो कि फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं 1984 के ऊपर, अपने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, और अभी पता चला है हमें कि ये शी इज़ एन एनवायरमेंटल फिल्म मेकर एज़ वेल। सो मैम, मैं चाहूँगा कि आप अपनी थोड़ी सी एनवायरमेंटल फिल्म्स के बारे में बताएं कि किस तरह से, हाउ डू यू अप्रोच साइंस एंड द एनवायरमेंट एंड हाउ डू यू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, किस तरह से? हाँ, तो देखिए बात बहुत सिंपल है, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे विमेन है, ये बात इतनी सी सिंपल, इनमें जो एक कनेक्टिंग थ्रेड है वो ये है कि जो कोई भी जो लिविंग बीइंग है, ह्यूमन लिविंग बीइंग, जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, जो अपनी बात नहीं कह सकता, तो उनकी बात को हम कैसे फिल्म मेकिंग में, है ना, वैसे हम करें। तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि क्या है ना कि वेरियस रिलीजन्स, कम्युनिस्ट पार्टीज एनी एवरीवेयर, दे हैव सम रिप्रेजेंटेशन, दे आर रिप्रेजेंटिंग समवन, बट अदर लिविंग बीइंग्स दे कैन नॉट स्पीक, whether it's animals or it is birds or trees. They can, but we don't know how to we don't know how to connect properly, you know, हम लोग सभी बहुत कुछ बोल रहे होंगे इस टाइम पे, लेकिन वही है कि आप अपनी सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करके उस चीज़ को समझ सके, है ना। तो जैसे कोविड के दौरान ऐसे हुआ था कि हम लोग सब अंदर थे और मोर निकल के आ रहे हैं, चीते निकल के आ रहे हैं, शहरों के ऊपर इतना कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं धरती मेरे घर के सामने से जमुना जाती थी, मुझे मालूम नहीं था कि जमुना कैसी दिखती है, वो कोविड में पता चला मुझे कितनी खूबसूरत दिखती है, राइट जी। तो मुझे लगता था कि वो धरती के की ही बात है जो वो ये कहना चाह रही है कि देखो, मतलब इतनी टाइम ऐसा चेंज होगा कि तुम अंदर होगे और सब लोग बाहर आएंगे। अभी उल्टा टाइम चल रहा है ना, लेकिन ऐसा होगा। तो एक बहुत पावरफुल मुझे लगता है इंडिकेशन है, चाहे गलती किसी की है, कोविड की हमारी गलतियों से ही आया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसके पीछे मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना, धरती क्या कहना चाह रही है। तो यही कुछ ऐसी कॉन्वर्जेशंस थी, और 84 वाली फिल्म को बनने में बहुत टाइम भी लग रहा था, और मैं एक फॉरेस्ट में रहती हूँ, गोरेगांव में, अच्छा, आर्य कॉलोनी। अच्छा, आर्य में रहती है, ओके, नाइस। अभी मैं शिफ्ट हो गई, पहले वहाँ थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर एक गिल्ट है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मुझे Not giving back to the हाँ place, मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज ये फॉरेस्ट मेरा नहीं है, ये लेपर्ड का है, कि उन सब पशु पक्षियों का है, यू नो, बायोडाइवर्सिटी का है, जो यहाँ पे रहते थे। तो फिर उस टाइम पे जो है मेरे मन में ऐसा सवाल आया कि क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो उस नेचर के साथ रहते हैं, उसको डिस्टर्ब किए बिना। तो ऐसे कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं इंडिया में जो ऐसा करती हैं। तो उसी रिसर्च के दौरान मुझे समझ में आया कि कुछ 200 किलोमीटर दूर इंडिया अजमेर से जोधपुर है, और जोधपुर के पास एक गांव है। अच्छा, हाँ, तो वहीं पर ये कहानी बेस्ड थी, द डियर ट्री एंड मी। आप लोग देख भी सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे दिस आई यूज दिस एज अ सेगवे टू इंट्रोड्यूस टीना मैम्स इंस्टाग्राम हैंडल। इट्स @TEENAA Pasricha, PASRICHA. You can connect with her and you can ask her to send her movies to you, so you can watch them and learn from them and get into filmmaking, and किस तरह से अपनी कहानी कही जाती है वो आप सीख सकें। तो I'm really glad I can use this as a segue. So we are essentially out of time, so one last question आपके लिए मेरा ये होगा कि do you have any words of motivation for our listeners, for our viewers, कि किस तरह से आपने जो बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी कि अपनी दुश्वारियों को, अपनी हार्डशिप्स को मोल्ड करना सीखें हम लोग, एंड उसको एज एन एडवांटेज अपनी यूज़ करें। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें मैम। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम ये सीखे उस टाइम पे बहुत हम्बल होके कि हम इसमें से बाहर तो कैसे आए और हमने क्या सीखा, क्या हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो जब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तब जैसे सब लोगों का सवाल होता है मुझे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने गलत क्या कर दिया, मैंने कुछ गलत कर्म तो नहीं कर दिए। तो वो सवाल आया, मैं बहुत ब्रेकडाउन भी हुआ एक बार, लेकिन उससे फिर मैं जल्दी बाहर आई और मैंने जो है मेरे सर्जन को बोला कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगी। और पहले तो मैंने एक ही फिल्म के बारे में सोचा, मैं एक फ़िल्म बनाऊंगी और ऐसे। तो उन्होंने बोला हाँ तुम ज़रूर बनाओगी, और बहुत पॉजिटिव और बहुत साथ खड़े थे। तो उन्होंने फिल्म का नाम भी दिया द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो जब मेरा सर्जरी हुआ, मैं बाहर लाई गई, तो उन्होंने बोला अरे तुमने अपनी फिल्म का नाम नहीं बताया हमको। तो लोग मुझे बहुत ऐसे पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहे, और जो बहुत अच्छा था। और मैं यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि देखिए मुश्किलात तो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अंधेरी रात में हम सो थोड़ना जाते हैं, अगर इतनी लंबी रात है तो
तो आप सोओगे तो 8 घंटे के लिए ना, बिल्कुल। उसके बाद तो उठ के काम करेंगे ना, जैसे नॉर्वे में होता है 6 महीने धूप और 6 महीने की नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत मुश्किल समय से भी सद्बुद्धि के साथ, और जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो आजकल बहुत है कि हम ट्रैवल करें बाहर, तो बाहर की दुनिया में भी ट्रैवल कीजिए और अपने अंदर भी ट्रैवल कीजिए। बहुत बड़ा यूनिवर्स है जो अपने अंदर है, तो उसके अंदर जैसे हम ट्रैवल करेंगे ना, कहानियाँ, सवाल जवाब, बहुत कुछ निकलेगा, और हर किसी के अंदर की जो कहानियाँ होंगी बहुत अलग होंगी, बहुत यूनिक होंगी। तो मुझे लगता है ये कहानियों का युग है, तो है ना, हम बहुत नेचुरल और ईमानदार कहानियाँ देखना चाहते हैं। आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू मीट यू मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मुलाकात करके, और हमारे इस एपिसोड में आके हमें एनलाइटन करके, हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन करके, बिकॉज इट एक्चुअली फेल्ट लाइक टॉकिंग टू अ स्टोरी टेलर, and I'm really glad that you came here and spent your valuable time with us. And दोस्तों, आज की इस एक मुलाकात के एपिसोड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मानू 90.0 FM। You were listening to एक मुलाकात on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।